चलिए बच्चों, आज पुनः एक बार मैं आपकी क्लास लेने चल रही हूँ। बीच में बहुत ही अंतराल हो गया था। काफ़ी दिनों के बाद मैं फिर एक क्लास आपको डालने चल रही हूँ। यदि आपका सपोर्ट मिला तो आगे भी पढ़ाती रहूँगी। आइए आज हम लोग पढ़ेंगे सीखने का अर्थ और परिभाषा। तो सबसे पहले जानते हैं कि सीखना क्या है। जैसे जानते हो जीवन में, जैसे आपने देखा शिक्षा, शिक्षा क्या है? तो आप एक शब्द में कह देते हैं जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। लेकिन उस शिक्षा कब सार्थक होती है? जब हम किसी किसी भी बिंदु को क्या करते हैं, पूर्ण रूप से सीख लेते हैं, तभी वह शिक्षा मानी जाती है। तो नित्य प्रति हम अपने जीवन में एक नवीन अनुभव प्राप्त करते हैं। क्या प्राप्त करते हैं? नवीन अनुभव। नित्य प्रति यानी प्रत्येक दिन हमें क्या होता है, एक नवीन अनुभव मिलता है। उन्हीं नवीन अनुभवों को जब हम कार्य रूप में परिणित करते हैं या अपने अंदर उतार लेते हैं, उस बिंदु को धारण कर लेते हैं, तभी क्या होता है, सीखना माना जाता है। क्योंकि अनुभव तो प्रत्येक दिन प्राप्त होते हैं, लेकिन उन अनुभवों में से कितने अनुभव हमने आत्मसात किया, वही सीखना है। सीखने की मुख्य रूप से दो विशेषताएं होती हैं। जैसे आपने देखा, बच्चा जन्म लेता है, रोता है, तो एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। लेकिन बच्चा जब रोया और क्या हुआ, घर की जो फैमिली है, माँ है, पिता है, अन्य मेंबर्स हैं, उसे क्या किए, रोने पर दूध पिलाया, मीन्स उसे कुछ दिया, और उसे लगा कि क्या हुआ, हमें कुछ मिला है, हमें आनंद आ रहा है। तो वो पुनः जब भूख लगती है या इस प्रकार की कोई प्रक्रिया करता, हाँ, उसे कुछ चाहिए होता तो वो रोना शुरू कर देता था। और जब रोना शुरू कर दे बच्चा, तो क्या घर वाले जान जाते थे कि बच्चा भूखा है या अन्य कोई समस्या है, और उसकी समस्या का निदान हो जाता। धीरे धीरे बच्चा क्या करता था, जो रोने की प्रक्रिया एक स्वाभाविक थी, वह सीखने लगा कि उस स्वाभाविक प्रक्रिया को वो कार्य रूप में परिणित करने लगा कि जब जब उसकी आवश्यकता होती थी, वो बोल नहीं सकता, लेकिन वह रो के अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को व्यक्त करता है। बच्चा क्या करता है, माँ की गोद में सीखा, फिर धीरे धीरे बड़ा होने लगता है, उसके सीखने का जो प्रवेश है, क्षेत्र है, वो बढ़ने लगता है, विस्तार। और घर में माँ के साथ साथ वह अन्य लोगों के संपर्क में आ जाता है। अन्य लोगों के संपर्क में आकर दादा से, दादी से, चाचा जी से, मीन्स घर के अन्य मेंबर से भी सीखना प्रारंभ कर देता है। बच्चे देखिए जो छोटा रहता है तो क्या करते हैं, नकल उतारने लगते हैं, मीन्स अनुकरण करने लगते हैं। वो अनुकरण की प्रक्रिया क्या है, सीखने की प्रक्रिया होती है। फिर धीरे धीरे बच्चा घर के बाहर निकलना शुरू कर देता है, पास पड़ोस के माहौल में जाना शुरू कर देता है। कभी कभी होता है उसे गलत संगत मिल जाती है, और बच्चा क्या करता है, गलत हरकतें करने लगता है, गलत शब्द बोलने लगता है, कुछ ऐसे वर्ड बोल देता है कि घर वालों को आश्चर्य होता है कि घर में तो ऐसे वर्ड कोई नहीं बोलता है, कि कहाँ क्यों सीख के आया, क्यों बोल रहा है, क्योंकि वह सीख के आया है। वह कहाँ से सीख के आया, बाहर से सीख के आया है, उसमें ध्यान देते हैं। फिर धीरे धीरे विद्यालय जाने लगता है और उसका प्रवेश बढ़ गया। यानी कहने का मतलब क्या है कि सीखना नित्य प्रति हमारे जीवन में चलने वाली प्रक्रिया है। और जैसे शिक्षा कहते हैं कि जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया, वैसे सीखने की प्रक्रिया भी जीवन पर्यंत चलने लगती है। लेकिन इसकी मुख्य दो विशेषताएं हैं। नंबर एक है, सबसे पहले जो आपका नंबर है सीखने की प्रक्रिया का, नंबर एक है आपका निरंतर। निरंतर। और नंबर दो आपका है सार्वभौमिक। सार्वभौमिक। आपने देखा कि सीखना क्या है, पहले पॉइंट में हम जाते हैं कि सीखना, सीखने का जो अर्थ है, सीखने का जो अर्थ है वो क्या है कि प्रत्येक दिन क्या होता है, हम प्रत्येक दिन क्या करते हैं, एक नवीन अनुभव ग्रहण करते हैं, एक नवीन अनुभव ग्रहण करते हैं, और उन अनुभवों को, और उन अनुभवों को आत्मसात करके हमेशा के, सदैव के लिए अपना लेते हैं। अपना लेते हैं तो उसे
सीखना कहा जाता है, कहा जाता है। देखो क्या कहा कि प्रत्येक दिन एक नवीन अनुभव ग्रहण करते हैं और उन अनुभवों को आत्मसात करके सदैव अपना लेते हैं, तो उसे सीखना कहा जाता है। कहने का मतलब क्या है कि हम रास्ते से जा रहे हैं, एग्जाम्पल है कि हम रास्ते से जा रहे हैं और ध्यान न दिए, रास्ते में पत्थर पड़ा है या कुछ उथला हुआ स्थान है, वहां मेरा पैर टकराया और हमें ठोकर लग गई। हम आगे तो बढ़ गए लेकिन दर्द हुआ, चले गए, वहां हमें कोई एहसास नहीं हुआ, ये लगा कि हाँ दर्द हुआ। लेकिन पुनः उस रास्ते से जब दूसरी बार हम जाते हैं, जैसे ही वहां पहुंचते हैं तो वैसे ही क्या होता है, हमें याद आ जाता है कि हमें यहाँ ठोकर लगी थी। कहने का मतलब क्या है कि अनुभव तो मिला, यानी ठोकर लगी, दर्द हुआ, और वो दर्द हुआ तो क्या हुआ, उस स्थान पर जब पुनः आप पहुंचेंगे तो आपको एक नई सीख मिल चुकी है। आपने क्या किया, उसे आत्मसात कर लिया है कि जब भी आप वहां पहुंचेंगे आप सावधान मुद्रा में हो जाएंगे कि हमें यहाँ ठोकर लगी थी, ठोकर लगने की वजह से हमें बहुत दर्द हुआ था। तो इसी प्रकार आप प्रत्येक दिन एक नवीन नवीन अनुभव को ग्रहण करते हैं। उन अनुभवों को जो ग्रहण कर चुके हैं उनमें से क्या करते हैं, कुछ को आत्मसात कर लेते हैं और आत्मसात करने के बाद उन्हें हमेशा के लिए अपने पास रख लेते हैं, उसे ही सीखना कहा जाता है। तो हमने 2 पॉइंट बताया आपको कि जो मुख्य विशेषता, इसकी विशेषता क्या बताएं, विशेषता, जो इसकी मुख्य विशेषता है, मुख्य 2 विशेषताएं, कितनी है, 2 विशेषताएं। आपने देखा 2 कौन कौन सी हैं, तो पहले तो निरंतरता क्या है, आप देखिए कि व्यक्ति क्या करता है कि प्रत्येक दिन, हमने कहा ना कि व्यक्ति प्रत्येक दिन सीखता है, प्रत्येक दिन सीखता है और क्या रुकता नहीं है, बल्कि क्या करता है, सीखता है और जीवन पर्यंत सीखता रहता है, सीखता है प्रत्येक दिन। क्या कहा, निरंतर ना, तो जीवन पर्यंत, जीवन पर्यंत सीखता रहता है। आपने कहा, पहला कहा कि बालक जो है, व्यक्ति बालक तक ही सीमित नहीं है, तो व्यक्ति जो है प्रत्येक दिन सीखता है और प्रत्येक दिन सीखता है, ये प्रक्रिया रुकने वाली नहीं है बल्कि जीवन पर्यंत, यानी जैसे जैसे वह क्या करता है, परिपक्व होता जाता है, उसका अनुभव भी बढ़ता जाता है और अपने अनुभव के अनुसार वो सीखता जाता है। यानी बालक व्यक्ति होता है ना कि जब अवस्थाएं हो जाती है, मीन्स वह मेच्योर अवस्था में आ जाता है, तो ज्यादा बोलता नहीं है। क्यों, क्योंकि उसको अनुभव हो चुका है कि हाँ ये जो करने बच्चे कुछ कर रहे हैं तो बोलना बंद कर देता है। क्यों बंद कर देता है, क्योंकि वो जान रहा है कि बच्चे अभी खेलेंगे, गिरेंगे, उठेंगे तभी सीखेंगे, उसको अनुभव हो चुका है और ये रुकता नहीं है। देखिए कोई भी टीचर है या फिर और कोई जॉब है, जब स्टार्टिंग में जाता है तो आप जान रहे हैं कि बहुत सारी समस्याएं आती हैं, पढ़ाता है, उसको लगता है कि मुझे सब आ रहा है, लेकिन जैसे जैसे एक एक पॉइंट पे वो पढ़ाना शुरू करता है, उसको एक नवीन अनुभव होता है कि नहीं अभी तो बहुत कुछ छूटा था, अभी बहुत कुछ छूटा था। और जैसे जैसे आगे बढ़ता जाता है, 1 क्लास 2 क्लास लेते जाता है, 2-4 साल होता है, क्या होता है, उसका अनुभव बढ़ता जाता है, लेकिन फिर भी वह परिपूर्ण नहीं होता। तो कह सकते हैं कि जीवन पर्यंत, यानी निरंतर, इस रुकने वाली प्रक्रिया नहीं, निरंतर और जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। दूसरी बात, दूसरा है, पहला आपने देखा, दूसरा आप कह रहे हैं कि क्या, सार्वभौमिक, सार्वभौमिक यानी सभी जगहों पर, सभी जगह पर, जगह में सभी स्थान कह सकते हैं हम, सभी स्थान पर क्या करते हैं, सभी स्थान पर सीख सकते हैं, यानी सर्वत्र सभी स्थान पर। कोई जरूरी नहीं कि विद्यालय कैंपस में ही सीखा जाए, विद्यालय में क्लासरूम में ही सीखा जाए।
टीचर्स से ही सीखा जाए, ऐसा कुछ नहीं। हमने बताया ना कि पहली शिक्षिका माँ होती है, तो माँ से शुरू करता है बच्चा सीखना। उसके बाद घर के हर मेंबर्स, पास पड़ोस, समाज, विद्यालय, विद्यालय के बाद भी उसका दायरा बढ़ता है, राजनीति क्षेत्र में जाना चाहता है या फिर टीचर लाइन में जाना चाहता है, वैज्ञानिक बनना चाहता है, यानी समाज से भी बहुत कुछ सीखता है। तो सीखने की जो प्रक्रिया है वो निरंतर और सार्वभौमिक, यानी सार्वभौमिक भी सभी स्थानों पे वह कुछ ना कुछ सीखता रहता है। बच्चा होता नहीं है कि अभी आपको बताएं कि कभी कभी ऐसे वर्ड बोल देते हैं बच्चे कि माँ बाप परेशान हो जाते हैं कि हमने तो ऐसा कुछ कहा नहीं। वो कोई जरूरी नहीं है गलत चीजें हों, कभी कभी अच्छी चीजें सीख के आते हैं बच्चे। कभी कभी होता है कि माँ बाप पढ़े लिखे नहीं है, ज्यादा समझदार नहीं है, बच्चा बाहर गया और इन्वायरमेंट अच्छा मिला, वह सीख के आया और अच्छे कार्य करना शुरू कर देता है, तब भी घर वालों को आश्चर्य लगता है कि ये बच्चा इतना अच्छा सीख कर कहाँ आ रहा है। तो सीखने का कोई निश्चित स्थान नहीं होता, न निश्चित उम्र होती है, क्योंकि ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है और सभी स्थानों पर सीखा जा सकता है। तो हमने कहा कि सभी स्थान पर सीख सकते हैं, यानी सर्वत्र सभी जगह पर, विद्यालय हो, पास पड़ोस हो। एग्जाम्पल दे देते हैं आपको क्या क्या हो सकता है। तो जैसे विद्यालय, जैसे हम कह सकते हैं परिवार, परिवार, विद्यालय, पास पड़ोस, समाज, समाज आदि स्थानों पर। सड़क पर भी सीख सकते हैं, सड़कों पर भी सीख सकते हैं, सड़कों पर भी सीख सकते हैं। कह दो मैम कह रही है सड़कों पर भी सीख सकते हैं। देखो आप चलते रहते हैं, भीड़ में ना सिग्नल होता है, तो कभी कभी ऐसे होता है ना कि हम बच्चे क्या करते हैं, समझ नहीं पाते हैं, सिग्नल नहीं मिला तब भी वो आगे बढ़ गए, लेकिन आगे देखा कि जैसे ही मैं बढ़ने वाला हूँ कोई दुर्घटना घट गई और क्या हुआ, उसे सबक मिल गया कि नहीं हमको इस हाल ऐसे कुछ हो, ऐसे सिग्नल हमें तोड़ कर आगे नहीं बढ़ना चाहिए, इससे हमें खतरा हो सकता है। तो इसलिए कह रहे हैं कि सड़क पर भी बहुत कुछ सीख सकते हैं, इसका कोई निश्चित स्थान नहीं है, ना निश्चित समय होता है। तो आइए हम देखते हैं कि आपने देखा सीखने, आगे हम बहुत कुछ बताएंगे कि सीखने का, अभी तो सिर्फ आपको समझाने की कोशिश ज़्यादा कर रहे हैं विशेषताओं को, लेकिन आप ये मेन पॉइंट है, ये पूछा जा सकता है, कई बार पूछा गया है कि सीखने की दो मुख्य विशेषताएं कौन कौन सी है। तो सीखने की दो मुख्य विशेषताएं, विशेषताएं तो बहुत सारी हैं लेकिन जो मुख्य दो हैं, निरंतरता और सार्वभौमिकता। निरंतरता, निरंतर और सार्वभौमिक भी कह सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं, इसमें क्या कह सकते हैं, निरंतरता, निरंतरता एवं सार्वभौमिकता, निरंतरता एवं सार्वभौमिकता। तो हो गया ये आपका। चलिए आगे हम एक दो परिभाषा लिखवा दे रहे हैं, या फिर ऐसे कह सकते हैं, देखिए हम थोड़ा सा एग्जाम्पल दे रहे हैं, ऐसे कह सकते हैं कि सीखना किसी भी परिस्थिति में, कौन सी प्रक्रिया आप जान रहे हैं, सीखना किसी भी परिस्थिति में एक सक्रिय प्रक्रिया है। कौन सी प्रक्रिया है, एक सक्रिय प्रक्रिया है। आप देखिए इसका एग्जाम्पल दे रहे हैं, यहाँ भी हम इसको यहाँ लिख दे रहे हैं कि सीखना क्या है। सीखना, सीखना किसी भी परिस्थिति, किसी भी परिस्थिति में एक सार्थक प्रक्रिया है। कौन सी प्रक्रिया है, सार्थक प्रक्रिया है। कौन सी प्रक्रिया है बच्चों, एक सार्थक प्रक्रिया है। अब कह दो कैसे, अभी आपको बताया ना कि प्रत्येक दिन हम एक नवीन अनुभव ग्रहण करते हैं, लेकिन अनुभव को ग्रहण करने के बाद उसे छोड़ दिया जाए तो उस अनुभव की सार्थकता नहीं रह जाती है, क्योंकि अनुभव तो किया लेकिन उसका उपयोग नहीं किया अपने जीवन में, तो वो सीखना नहीं होता है। होते हैं ना कि हम लोग क्या करते हैं, भागवत सुनने जाते हैं, राम कथा का रसपान करते हैं, लेकिन जब तक वहां है तब तक हमारे अंदर एक नवीन नवीन अनुभव, मीन्स पंडित जी बता रहे हैं, हम आनंद ले रहे हैं, लेकिन जैसे ही घर पहुंचते हैं और पिताजी मांगे कि भैया पानी लाओ,
आपने कहा हाँ ले लो उठ के, तो ये क्या हुआ, ये सीखना नहीं हुआ, अनुभव तो हुआ लेकिन वो सार्थकता उसकी नहीं रह गई है। तो इसीलिए कहा गया कि सीखना एक सार्थक प्रक्रिया है। अब देखिए आपको बता रहे हैं, एक स्वाभाविक, ऐसे भी कह सकते हैं कि सार्थक प्रक्रिया है, आगे बढ़ा सकते हैं, यह स्वाभाविक प्रक्रिया नहीं है, ये स्वाभाविक प्रक्रिया नहीं है। क्या है, ये सार्थक प्रक्रिया है, स्वाभाविक प्रक्रिया नहीं है। जैसे आप कह सकते हैं कि जैसे जैसे एक बच्चा आम लेकर जा रहा है, उस पर एक बंदर की नजर पड़ती है। उस पे क्या होता है, एक बंदर की नजर पड़ती है। बंदर आम को छीन लेता है। बंदर क्या करता है, आम को छीन लेता है। मुंह से बोल रहे हैं, मान लो क्लियर नहीं हो रहा है तो आप कोशिश करिए कि आवाज सुनिए। एक बच्चा आम लेकर जा रहा है, उस पर एक बंदर की नजर पड़ती है, बंदर आम को छीन लेता है। ये कौन सी प्रक्रिया है आप बताएंगे? ये टेट सुपर टेट में पूछा गया प्रश्न है कि कौन सी प्रक्रिया है। ये एक छीन लेता है, यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। कौन सी प्रक्रिया? स्वाभाविक प्रक्रिया है। ये कौन सी प्रक्रिया है बच्चों? एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। कौन सी प्रक्रिया है? एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। यह सीखी हुई प्रक्रिया नहीं है। यह सीखी हुई प्रक्रिया, यह सीखी हुई प्रक्रिया नहीं है। यह क्या है? एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, यह सीखी हुई प्रक्रिया नहीं है। अब वहीं पर देखिए, आप इतना लिख लीजिए तो मैं बताना ऊपर शुरू करती हूँ। पहले आप इससे अवगत हो जाइए। एक बार आप वीडियो, आप फोटो ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर आगे आपको समझाऊं। चलिए आगे बता रही हूँ, यहां तक आपने देख लिया, मैं आगे बताने चल रही हूँ। आपने देखा कि बंदर बाला काम लेके जा रहा है, बंदर ने क्या किया? छीन लिया। वो एक स्वाभाविक प्रक्रिया थी, लेकिन वहीं पर क्या किया? बच्चे के हाथ में आम देख कर दूसरा बच्चा मांगता है, क्योंकि उसको पता है, क्योंकि उसको पता है कि आम छीन कर नहीं बल्कि मांग कर मिल सकता है। अब ये कौन सी प्रक्रिया है? तो यह एक सीखी हुई प्रक्रिया है। यह एक सीखी हुई प्रक्रिया है। ये कौन सी प्रक्रिया है? सीखी हुई प्रक्रिया है। इसीलिए इसे एक
सार्थक प्रक्रिया कह सकते हैं, सार्थक प्रक्रिया कहा सकते हैं। इसीलिए इसको क्या कह सकते हैं, एक सार्थक प्रक्रिया। बच्चे के हाथ में आम देखकर दूसरा बच्चा मांगता है, क्योंकि उसको पता है कि आम छीन कर नहीं बल्कि मांग कर, बल्कि क्या कर सकता है, मांग कर मिल सकता है। यह एक सीखी हुई प्रक्रिया, इसलिए एक सार्थक प्रक्रिया, इसलिए इसे एक सार्थक प्रक्रिया कह सकते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सीखना क्या है, एक सार्थक प्रक्रिया है। फिर ये दूसरा एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल था इसको दिए हम, दूसरा एग्जाम्पल है एक जलती हुई अंगीठी। अंगीठी, पहले आप लोग अंगीठी में हाथ सेकते थे, अब तो सबके पास बहुत सारे आइटम हो गए हैं, एसी चला ऑन कर लिए, गर्म एसी, और हाँ कूलर चला लिए, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन पहले अंगीठी का ही सहारा लिया जाता था। तो एक जलती हुई अंगीठी को देखकर एक बच्चा हाथ बढ़ाता है, हाथ बढ़ाता है। एक जलती हुई अंगीठी को देखकर एक बच्चा हाथ को क्या कर, देखकर एक बच्चा हाथ बढ़ाता है, उसे छू लेता है, उसे क्या करता है, उसे छू लेता है, जल जाता है और पुनः जब भी वह उसे देखता है, पुनः जब भी वह उसे देखता है, उसे छूने का प्रयास नहीं करता, उसे छूने का प्रयास नहीं करता, यानी उस अनुभव से, यानी उस अनुभव से सीख गया कि छुएंगे तो जल जाएंगे, क्या करेंगे, छुएंगे तो जल जाएंगे। यानी यह कौन सी प्रक्रिया है, यानी यह एक सार्थक प्रक्रिया है। इस प्रकार हम कह सकते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। आइए हम देखते हैं, एक दो परिभाषाएं देख लेते हैं। अब चलिए परिभाषा पे चलते हैं, सीखने की परिभाषा क्या है। तो सबसे पहले हम स्किनर की परिभाषा देखते हैं, किसकी, स्किनर महोदय की। इन्होंने कहा कि सीखना, इन्होंने क्या कहा कि सीखना उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। सीखना उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। किसने कहा, स्किनर महोदय ने। इन्होंने कहा कि सीखना क्या है, उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। अब आगे चलिए, क्रो एंड क्रो ने, पहली आपने देखा स्किनर के अनुसार परिभाषा, दूसरी क्रो एंड क्रो के अनुसार, किसके, क्रो एवं क्रो के अनुसार, क्रो के
अनुसार। इन्होंने कहा सीखना आदतों, ज्ञान, एवं अभिवृत्तियों का सीखना आदतों, ज्ञान एवं अभिवृत्तियों का अर्जन है। सीखना क्या है? आदतों, ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन है। किसने कहा? क्रो एंड क्रो के अनुसार। तीसरी परिभाषा हम चलते हैं, आपको लिखवाते हैं। तो तीसरी परिभाषा सीखना गेट्स के अनुसार। किसके अनुसार? गेट्स के अनुसार। सीखना एक मिनट। सीखना अनुभवों एवं प्रशिक्षण में परिवर्तन है। क्या है? परिवर्तन। सीखना अनुभव एवं प्रशिक्षण में परिवर्तन है। किसके अनुसार है? गेट्स के अनुसार। तो ये तीन परिभाषाएं आपकी वेरी इंपॉर्टेंट रही। स्किनर महोदय के अनुसार, क्रो के अनुसार, गेट्स के अनुसार। स्किनर ने कहा कि सीखना उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। क्रो ने कहा कि सीखना आदतों, ज्ञान एवं अभिवृत्तियों का अर्जन है। गेट्स महोदय ने कहा सीखना अनुभव एवं प्रशिक्षण में क्या है? परिवर्तन है। जब तक अनुभव मिले लेकिन उसमें कोई परिवर्तन ना आए तो उसको हम सीखना नहीं कह सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए, अर्थ हो गया, परिभाषा हो गई। अब हम आपको बताते हैं वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि हर दृष्टिकोण से आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वो है आपका सीखने के नियम। क्या बताएंगे आपको? सीखने के नियम। सीखने के नियम। अब जो सीखने के नियम है बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आइए हम बताते हैं नियम। जो सीखने का नियम सबसे पहले थार्नडाइक महोदय ने दिया। किसने दिया? थार्नडाइक महोदय ने। तो किसके अनुसार हम बताएंगे? थार्नडाइक महोदय के अनुसार। थार्नडाइक ने सीखने के जो नियम हैं मुख्य रूप से दो प्रकार के बताए। नंबर एक मुख्य नियम। नंबर 2 गौड़ नियम, जिसको अन्य नियम कहते हैं, गौड़ नियम। अब जो मुख्य नियम है, इस मुख्य नियम को इन्होंने क्या किया? 3 भागों में बांटा, यानी 3 प्रकार बताया मुख्य नियम के। सबसे पहले अभ्यास का नियम। अभ्यास का नियम। सबसे पहले किसका नियम बताया? अभ्यास का नियम। नंबर 2 प्रभाव का नियम। चलिए, 3 तो प्रकार हैं लेकिन इसको उल्टा कर देते हैं हम। सबसे पहले इन्होंने बताया तत्परता का नियम। पहला क्या होना चाहिए? तत्परता का नियम, जिसको हम क्या कहते हैं? तैयारी का नियम। ठीक है, तैयारी का नियम। लेकिन मुख्य इसका नाम जो है वही है तत्परता का नियम। दूसरा है आपका अभ्यास का नियम। दूसरा क्या हो जाएगा? अभ्यास का नियम। और तीसरा आपका हो जाएगा तत्परता का, अभ्यास का हो, और तीसरा क्या? प्रभाव का नियम। प्रभाव का
नियम। अब जो अभ्यास का नियम है, इसके भी दो नियम है, आगे बताएंगे आपको। इसके अभ्यास के दो नियम है। एक आपका हो जाएगा उपयोग का नियम। पहला क्या हो जाएगा आपका? उपयोग, उपयोग का नियम। दूसरा अनुपयोग, उपयोग, अनुपयोग। पहला उपयोग का नियम, दूसरा अनुपयोग का नियम। प्रभाव का नियम जिसको हम कहते हैं प्रभाव के संतुष्टि का नियम, या हम इसको कह सकते हैं परिणाम का नियम। परिणाम का नियम, इसको हम कह सकते हैं संतुष्टि का नियम। क्या कह सकते हैं? संतुष्टि का नियम। लेकिन जो मुख्य है वो प्रभाव का ही नियम है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। और जो आपका गॉड है, इस गॉड को उन्होंने 5 भागों में बांटा। कितने? 5। इन्होंने 5 माना इसको। कितना माना? 5 माना। आइए देखते हैं 5 कौन कौन सा है। तो सबसे पहले इन्होंने जो दिया वो दिया बहु अनुक्रिया का नियम। बहु अनुक्रिया का नियम। अनुक्रिया, बहु अनुक्रिया का नियम। क्या दिया? बहु अनुक्रिया का नियम। फिर दूसरा इन्होंने दिया आंशिक अनुक्रिया का नियम। दूसरा क्या दिया इन्होंने? आंशिक अनुक्रिया का नियम। आंशिक अनुक्रिया का नियम। फिर तीसरा इन्होंने दिया मनोवृत्ति का नियम। किसका? मनोवृत्ति का नियम। मनोवृत्ति का नियम। फिर चौथा इन्होंने दिया, जो चौथा आत्मसातीकरण का नियम। आत्मसातीकरण का नियम। आत्मसातीकरण का नियम। और पांचवा इन्होंने दिया संबंध प्रतिक्रिया का नियम। संबंध प्रतिक्रिया का नियम। संबंध प्रतिक्रिया का नियम। तो इस प्रकार आपका 5 हो गया। कौन कौन सा हो गया? 5। पहला बहु अनुक्रिया का नियम, आंशिक अनुक्रिया का नियम, मनोवृत्ति का नियम, आत्मसातीकरण का नियम, संबंध प्रतिक्रिया का नियम। ये 5 गौड़ नियम रहे इनके, और 3 मुख्य नियम रहे। तो अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे, नहीं चलिए शार्ट में आपको बता दे रहे हैं। मुख्य तो यही है, यही पूछा जाता है कि थार्डाइक ने कितने अभ्यास के कितने नियम बताए थे? तो मुख्य रूप से 2 बताए, एक मुख्य नियम और दूसरा गौड़ नियम। मुख्य नियम 3 होते हैं, इसको रट लीजिए। टेट के लिए, सुपर टेट के लिए, जो भी परीक्षाएं हैं सबके लिए अनिवार्य, चाहे सीटेट हो और बीटीसी में भी पूछा गया है आपका डीएलएड में कि थार्डाइक के अनुसार मुख्य रूप से सीखने के कितने नियम है? तो मुख्य रूप से 2 है। पहला कौन? देखो 2 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला पूछा जाता है इस तरह कि थार्डाइक ने मुख्य रूप से कितने नियम बताए? तो 2 बताए। कौन कौन? मुख्य नियम और गौड़ नियम। फिर पूछा जाता है कि थार्डाइक के मुख्य 3 नियम कौन कौन से हैं? या फिर ऐसे घुमा दिया कि थार्डाइक ने मुख्य नियम कितने प्रकार से बताए थे? तो 3 प्रकार से। या फिर ऐसे पूछ लिया कि थार्डाइक के अनुसार मुख्य 3 नियमों को बताइए। तो मुख्य पूछ रहा है ना, तो तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। फिर पूछ लेता है कभी कभी, क्योंकि बच्चे जो इम्पोर्टेंट होता है उसको पहले रट के जाते हैं, तो वो गौड़ नियम पूछ लेता है कि गौड़ नियम कितने थे? तो गौड़ नियम 5 थे। मुख्य रूप से कितने थे? 5 थे। और कौन कौन से थे? बस यही नाम आपको रटना है। बहु अनुक्रिया का नियम, आंशिक अनुक्रिया का नियम, मनोवृत्ति का नियम, आत्मसातीकरण का नियम और संबंध प्रतिक्रिया का नियम। आत्मसातीकरण का नियम और संबंध प्रतिक्रिया का नियम। तो चलिए एक एक को हम समझते हैं। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
तो पहले हम मुख्य नियम समझते हैं। थॉर्नडाइक के अनुसार मुख्य नियम कितने हैं, आइए देखते हैं। तो मुख्य नियम आपका ऊपर दिया हुआ है, एक एक को हम समझते हैं उनके अनुसार। मुख्य नियम पहला है तत्परता का नियम। पहला क्या है? तत्परता का नियम। अब जो तत्परता का नियम है, थॉर्नडाइक के अनुसार इन्होंने कहा कि व्यक्ति को किसी कार्य को करने से पहले उसे पूर्ण रूप से मानसिक और शारीरिक तो तैयार होगा ही, लेकिन कभी कभी होता है ना कि मानसिक रूप से बहुत तैयार हो लेकिन शारीरिक रूप से फिट नहीं है, तब भी काम नहीं कर सकता। और शारीरिक रूप से फिट है, मानसिक रूप से वह नहीं फिट है, तैयार नहीं है, हो सकता है उसकी तबीयत खराब हो सकता है उसके अंदर कमजोरी हो, चिड़चिड़ापन हो, तभी नहीं सीख सकता है। तो इसलिए कहा गया कि सबसे पहले थॉर्नडाइक ने कहा कि यदि किसी कार्य को सिखाना है बच्चे को तो प्रिपेयर करा दिया जाए, कैसे? फिजिकली और मेंटली दोनों, यानी शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से उसे तैयार कर दिया जाए। तो पहला नियम क्या बताया? तत्परता का नियम। इसका अर्थ यही हुआ कि थॉर्नडाइक के अनुसार बालक को पूर्ण रूप से शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार से सीखने के लिए तैयार कर दिया जाए। तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है। आगे दूसरा है, तीसरा है, हम समझा दे रहे हैं इसे। दूसरा है या फिर तत्परता का नियम, एक वैज्ञानिक है, मुझे याद नहीं आ रहा है, आपको आगे बता देंगे। उन्होंने कहा कि तैयारी ही आधा विजय होती है। किसी कार्य को करने के लिए किसी कार्य को करने के लिए तैयार होना मानो आधा विजय प्राप्त कर लेना है। ठीक है कि यानी किसी कार्य को करने से पहले यदि आप पूर्ण रूप से तैयार है, स्वस्थ है शारीरिक और मानसिक रूप से, आप चाहते हैं कि बहुत जल्दी काम को संपन्न कर लें, तो समझो कि आधा कार्य तो संपन्न हो गया। फिर दूसरा है आपका अभ्यास का नियम। क्या? अभ्यास। जैसा हमने पहले भी बताया कि जो अभ्यास के नियम है, अभ्यास मीन्स किसी कार्य को भले ही आपने ध्यान से देखा लिया, उसे सीख लिया है, लेकिन जब तक आप अभ्यास उसका नहीं करते, जैसे आप गणित के सूत्र को ले लीजिए, यदि सूत्रों को रोज आप क्या करिए, अभ्यास न करिए, प्रैक्टिस न करिए, तो आपका भूलता चला जाएगा और आप क्या करेंगे, आपको आते हुए भी पेपर में बैठेंगे तो आप कर नहीं पाएंगे, क्योंकि आपने अभ्यास किया ही नहीं है। तो आप सीखे कैसे? आप मौखिक रूप से सीख लेते हैं लेकिन उसका उपयोग नहीं करते, तो आप भूल जाते हैं। तो इसीलिए उन्होंने बताया कि अभ्यास के द्वारा सीखा जाता है। इसमें कह सकते हैं कि जैसे करत करत अभ्यास थे, एक लाइनें है ना, करत करत अभ्यास ते जड़ मीन्स होता है कम बुद्धि या मूर्ख बुद्धि, जड़ मति मीन्स बुद्धि होती है, जड़ मति करत सुजान मीन्स वो भी बुद्धिमान हो जाता है, सुजान, जड़ मति करत सुजान रसरी रस्सी आवत जाते रशी आवत जात थे सिल पर पड़त निशान। इसको लिख सकते हैं जैसे ऊपर वाले में लिखा कि किसी कार्य को करने के लिए तैयार होना मानो आधा विजय प्राप्त कर लेना है। उसी प्रकार थॉर्नडाइक ने कहा कि किसी कार्य को तभी हम सीख सकते हैं पूर्ण रूप से जब उस कार्य का अभ्यास किया जाए, और जितनी बार अभ्यास किया जाएगा वह सीखना उतना ही अस्थायी होगा। जो अधिगम है वो जब तक अस्थायी ना हो तब तक सीखना माना नहीं जाता है। और इसमें भी उन्होंने दो बताए थे, हमने बताया था ना, दो बताए, एक उपयोग एक अनुपयोग, उपयोग और एक अनुपयोग। यानी आपको अनुभव तो मिला, अभी बता रहे ना कि अब अनुभव तो मिला, लेकिन क्या किया आपने? अभ्यास किया, और अभ्यास किए तो जैसे आपने साइकिल चलाना सीख तो लिया, लेकिन एक दिन दो दिन सीखने के बाद आपने रख दिया,
और रखने के बाद आप 2-3 महीने छुए नहीं, तो आप पुनः उसी पोजीशन पे आ गए, आपने अभ्यास करना छोड़ दिया है। लेकिन अब जब अभ्यास करेंगे तो क्या होगा, आप साइकिल से मोटरसाइकिल भी चला सकते हैं, मोटरसाइकिल से या 4 व्हीलर चला सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन आपने अभ्यास नहीं किया, अनुपयोग, यानी उसका उपयोग नहीं किया। जैसे आप, सबसे बढ़िया चीज है टाइपिंग सीखना। टाइपिंग यदि आपने सीखा है और यदि आप अभ्यास, उंगलियों को बहुत मुश्किल से आपने सेट किया और बीच में क्या किया, आपने छोड़ दिया, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने का गैप कर दिया, साल भर का, आप क्या किए, आप सब भूल गए, अनुपयोग, यानी उपयोग उसका किया नहीं, तो क्या होगा, अधिगम नहीं माना जाएगा, क्योंकि अधिगम हुआ तो, लेकिन वह अस्थाई नहीं हुआ। जब अस्थाई नहीं हुआ तो बिना अस्थाई के हम अधिगम नहीं मान सकते हैं। 1 दिन 2 दिन आपने रट के किसी चीज को सुना दिया तो वह अभ्यास, वह क्या है, वह रटा हुआ है, वह सीखा हुआ ज्ञान नहीं है, क्योंकि आपको अस्थाई ज्ञान नहीं है। फिर लास्ट में आपका तीसरा बचता है, कौन सा, प्रभाव का नियम। तीसरा कौन सा बचा, आपका प्रभाव का नियम। प्रभाव का नियम, जो आपका प्रभाव का नियम है, इसको कहते हैं, हमने एक नाम और दिया था, परिणाम का नियम। परिणाम का नियम या सुख दुख का नियम भी कहते हैं इसको, सुख दुख का नियम या संतुष्टि का नियम, इसके कई नाम है, या संतुष्टि का नियम। देखो ये क्या करता है, प्रभाव पड़ता है। जैसे हम किसी कार्य को करने चल रहे हैं, जैसे एक छोटे बच्चे पे बहुत लागू होता है, जो प्राइमरी लेवल के होते हैं बच्चे, वो विद्यालय में होता है ना, कि वैसे तो क्या है, उनको पॉजिटिव रखना चाहिए, निगेटिव नहीं रखना चाहिए, और पॉजिटिव रखने के लिए हमें उन्हें पुरस्कृत करना चाहिए, ना कि उनको दंड देना चाहिए। क्या करते हैं कुछ टीचर ऐसे होते हैं कि बच्चे ने छोटी सी हरकत की और लगा दिए तमाचा, एक तमाचा लगा दिए तो क्या हुआ, उसको बहुत दर्द हुआ, रोया बच्चा, और दूसरे दिन वह विद्यालय आने के लिए तैयार नहीं होगा। ये है परिणाम, यानी क्या किया, वह सीखने तो आया था विद्यालय, लेकिन उसे कष्ट मिला और उसके सीखने में बाधा उत्पन्न हो रही है, उसका मन टूट गया, उसका जो परिणाम निकल के सामने आ रहा है वह निगेटिव है। इसीलिए कहा गया, इन्होंने नियम बताया सीखने के लिए, थार्डक ने सबके, यानी सारे लेवल को ध्यान में रख के किया ना, बड़े के लिए भी है। कभी कभी होता है ना कि हर लाइन में है, जॉब करने जाइए आप, तो छोटी सी गलती हुई नहीं कि लोग बहुत जल्दी ही डांट देते हैं, कुछ ऐसी हरकतें कर देते हैं कि जो सारा मेहनत किया हुआ है व्यक्ति, वो सब क्या होता है, बेकार समझने लगता है कि यहाँ कोई फायदा नहीं है। क्यों, क्योंकि वहां पे उसे परिणाम दिखा कि हमने तो बहुत कुछ किया, लेकिन एक छोटी सी गलती के लिए इतना डांट। और छोटे बच्चों के लिए तो पूर्ण रूप से लागू होता है कि इसीलिए रखा गया, पुरस्कृत किया जाए उन्हें, कि यदि कार्य कर रहे हैं, सीखने की कोशिश कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं, मान लो वो नहीं भी सीख पाए हैं, तो उन्हें हमें दंडवत नहीं रखना चाहिए, नहीं दंड नहीं देना चाहिए, निगेटिव भावनाएं उनके अंदर न पनपने पाए, बल्कि प्रोत्साहन के लिए हमें पुरस्कृत करना चाहिए। कभी कभी होता है टीचर कहते हैं कुछ नहीं कर पाया, बेकार है बच्चा, ऐसे नहीं, वो बहुत कुछ कर सकता है, हमने अच्छे से तैयार नहीं किया। पहला है ना, पहला नियम कि पूर्ण रूप से उसे तैयार नहीं किया, यदि पूर्ण रूप से उसे तैयार कर दिए होते तो वो क्या करते, दूसरी बात अभ्यास नहीं कराया, दूसरी बात क्या किया, उसको अभ्यास नहीं कराया, बस पढ़। क्या करते हैं टीचर आजकल, क्या करते हैं, कॉलेज में गए, लेक्चर दिए, 2-4 शब्द पढ़ाए, बस हो गया, तो नहीं। आप उत्तर देखिए, 3 लेवल होता है बच्चों का ना हर रूम में, फर्स्ट सेकंड थर्ड। आप फर्स्ट एक बार बताइए, आप समझ जाएगा, सेकंड वाले के लिए दोबारा बताने की आवश्यकता, और तीसरे लेवल का जो बच्चा होता है उसे हमें 2-3-4 बार बताने की आवश्यकता होती है। तो कभी कभी ऐसा होता है, कुछ लोग कहते हैं मैम आप बहुत दोहराती है, तो मैं इन्हीं बातों को ध्यान में रख के दोहराती हूँ कि कोई बच्चा है कि कम समझ पाया तो मैं दूसरी बार, कभी कभी वर्ड समझ में नहीं आते हैं, साउंड समझ में नहीं आ रहा है, तो इसलिए 2 बार 3 बार यदि बोल देते हैं तो क्या हर्ज है, आप सुन लेंगे। जो बच्चे ज्यादा तेज
समझते हैं, आगे बढ़ जाएंगे। तो ये रहा प्रभाव का नियम कि यदि उन्हें पुरस्कृत कर दिया जाए तो उसका पॉजिटिव प्रभाव पड़ता है बच्चों पे। बच्चे बहुत जल्दी और सीखने के लिए उत्सुक होते हैं और बहुत जल्दी सीख लेते हैं। लेकिन वहीं पर निगेटिव यानी उसे दुखद परिणाम मिल गया, होता है ना, दंड दे दिया गया तो क्या होगा, सुख दुख एक नाम है ना, दंड दे दिया जाएगा तो दुखी हो जाएगा, उसे संतुष्टि नहीं मिलेगी। एक शब्द हमने लिखा संतुष्टि का नियम नहीं, संतुष्टि असंतुष्टि का नियम होगा। तो जब दुख उसको दंड दे दिया जाएगा, दुखी होगा, असंतुष्ट होगा, लेकिन वहीं पर उसे प्रोत्साहित कर दिया जाए कि आपने बहुत अच्छी कोशिश की, आगे बहुत कुछ सीख सकते हो, लेकिन बशर्ते क्या है, आप अभ्यास करते रहिए, उसके लिए तैयार रहो, अभ्यास करते रहो। यदि उसे पुरस्कृत कर दिया गया तो बच्चा सुखी होगा, उसे संतुष्टि मिलेगी, आनंद मिलेगा, और वह उस कार्य को नहीं भी करना चाहता था तो उसे क्या करेगा, उसे और ज्यादा तैयारी के साथ करना प्रारंभ कर देगा। तो आज मैं अपनी वीडियो को यही रोकती हूँ। थॉर्नडाइक के जो गॉड नियम है मैं अगले वीडियो में आपको पुनः बताऊंगी। धन्यवाद।